हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के एनसीईआरटी एग्जांपल्स। एग्जांपल 7.1 इज ए लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट। पावर हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? पावर इज 100 वॉट फॉर ए 220 वोल्ट सप्लाई। पोटेंशियल हमें क्या गिवन है? 220 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। यहाँ पे हम पावर का सिंपल फार्मूला अप्लाई करके रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। पावर का फार्मूला हमारे पास होता है V²/R। पावर का एक और फार्मूला भी होता है P = I²R। बट यहाँ पे करंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें पोटेंशियल हो, ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजीली हो जाए। हम यहाँ पे पावर का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं V²/R। यहाँ से V² किसके इक्वल हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो R किसके इक्वल हो जाएगा? V²/P। V की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है 220 × 220 अपॉन पावर इज 100 वॉट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। 22 × 22 it becomes 484 ohm. The SI units of resistance is ohm. This is the answer of A part. Simple question था। Now the B part of the question is the peak voltage of the source. अब इस क्वेश्चन में B पार्ट में हमें पीक वोल्टेज को फाइंड करना है। देखो, बेसिकली जो हमें सर्किट गिवन है, कौन सा सर्किट है? हमें एक लाइट बल्ब गिवन है, उसकी पावर गिवन है 100 वॉट विच इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई। ये जो हमें सर्किट गिवन है, इट इज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, कौन सा सर्किट गिवन है? हमें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट क्वेश्चन में गिवन है। द पीक वोल्टेज को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पीक वोल्टेज एंड रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। आरएमएस वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है? पीक वोल्टेज को हम E0 से रिप्रेजेंट करें, इट इज इक्वल टू √2 टाइम्स दी ERMS। RMS का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज तो हमें गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर हम वैल्यू को कैसे पुट करेंगे? अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, थ्योरी वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें क्वेश्चन में वोल्टेज या फिर करंट की वैल्यू गिवन है, कौन से क्वेश्चंस में हम बात कर रहे हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चंस में बात कर रहे हैं। अगर हमें पोटेंशियल और करंट गिवन है, कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये पीक वैल्यू है या फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, तो हम हमेशा कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर हमें पोटेंशियल और करंट क्वेश्चन में गिवन है तो वो कौन सी वैल्यूज होंगी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज होंगी, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर पावर गिवन है तो पावर कौन सी होगी? एवरेज पावर होगी। ठीक है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे E0 इज इक्वल टू √2 इंटू ERMS क्या है? 220 वोल्ट। इट बिकम्स 220 वोल्ट। √2 क्या होता है? इट इज 1.414 इंटू 220। सॉल्व करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, तो हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आ जाएगी 311 volt. 311 volt. The SI units of potential is volt. Next, the C part of the question is the root mean square current through the bulb. अब हमें इस क्वेश्चन में रूट मीन स्क्वायर करंट को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? अब देखो, सर्किट हमें क्वेश्चन में कौन सा गिवन है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट गिवन है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। यहाँ पे फाई क्या रिप्रेजेंट करता है? फेज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड द करंट। बट प्योर रेजिस्टिव के केस में फाई क्या होगा? 0 होगा। बोथ आर इन द सेम फेज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट फाई इज 0। सो पावर बिकम्स, पावर की वैल्यू हमारे पास है, पावर इज 100 वॉट। ERMS क्वेश्चन में हमें गिवन है 220 वोल्ट इंटू IRMS। IRMS सिंपल क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 220। ठीक है, 10/22 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.45 एम्पियर। दिस इज द आंसर ऑफ C पार्ट।
या फिर अगर आप पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते हो, सिंपल ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप IRMS को फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे IRMS किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू ERMS बाय R, V बाय R होता है, ठीक है। ERMS हमें कितना गिवन है, 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है, इट इज 484 ओम। सिंपल इसे 2 के टेबल पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 110, यहाँ पे 242। फर्दर ये डिवाइड हो जाएगा 2 के टेबल पे, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 55 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 121। फिर 11 के टेबल पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। 5/11 डिवीजन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.45 एम्पियर। दोनों केसेस में आप देख सकते हो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। जो सा फॉर्मूला आपको इजी लगता है आप इस क्वेश्चन को वैसे ही कर सकते हो। एग्जाम्पल 7.2 इज ए प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी। ये हमें क्या गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है, ठीक है। L इज 25 मिली हेनरी विच बिकम्स इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ हेनरी is connected to a source of 220 वोल्ट। सोर्स हमें कितनी गिवन है, 220 वोल्ट, मतलब हमें रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज गिवन है, दैट इज 220 वोल्ट। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब हमें यहाँ पे XL की वैल्यू को फाइंड करना है। एंड रूट मीन स्क्वायर करंट इन सर्किट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज दिस। रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। अगर हम सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करें तो इस तरह से बनेगा। हमें एक इंडक्टर गिवन है लाइक दिस विच इज कनेक्टेड टू ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे XL फाइंड करना है, ठीक है। XL के लिए फॉर्मूला क्या होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। ओमेगा किसके इक्वल होता है, इट इज 2 पाई म्यू इंटू L, ठीक है। XL किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई म्यू L। वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, 2 इंटू पाई 3.14। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज इंटू L। L इज 25 इंटू 10⁻³ हेनरी। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 7.85 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस के यूनिट्स क्या होंगे, ओम वाले, सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में हमें रूट मीन स्क्वायर करंट को भी फाइंड करना है, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर करंट हमारे पास क्या होगा, IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन XL। V बाय R होता है ना फॉर्मूला, तो इंडक्टर के केस में ये क्या हो जाएगा, ERMS बाय XL। ERMS हमें क्वेश्चन में गिवन है 220 वोल्ट अपॉन XL। XL अभी हमने फाइंड किया है 7.85 ओम। यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 220 इंटू 100 अपॉन 785। इसको फर्दर 5 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 44 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 157। फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू आ जाएगी 28 एम्पियर। इट इज 28 एम्पियर। क्लियर, दिस इज द आंसर ऑफ 7.2। Example 7.3 is a lamp is connected in series with a capacitor। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, कंसिडर कर लो ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसके साथ सीरीज में एक लैंप को कनेक्ट किया गया है लाइक दिस, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन में फर्दर क्या गिवन है, यहाँ पे प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर DC एंड AC कनेक्शंस। अब हम यहाँ पे DC सप्लाई भी लगा रहे हैं एज वेल एज AC सप्लाई भी लगा रहे हैं। What happen in each case if the capacitance of capacitor is reduced। ठीक है, तो पहले बात करते हैं DC के केस में। जब हम यहाँ पे डायरेक्ट करंट को अप्लाई करेंगे उस केस में क्या होगा, ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा लैंप है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। देखो जब हम DC करंट को यहाँ पे DC सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे
डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। डीसी डायरेक्ट करंट के केस में ओमेगा क्या होती है, 0। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ 1/ओमेगा-c। जब ओमेगा 0 है तो एक्सी क्या होगी, एक्सी विल बी इनफाइनाइट। 1/0 डिनोमिनेटर में जब 0 हो तो टर्म क्या बन जाती है, इनफाइनाइट बन जाती है। अब एक्सी इनफाइनाइट है, अब एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देगा, ठीक है। कैपेसिटर इनफाइनाइट रिएक्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा टू द डायरेक्ट करंट, जिसके कारण हम बोलते भी है कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर लेता है, ठीक है। उसका रीज़न यही है, यहाँ पे कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी को अपने अंदर से सप्लाई नहीं होने देगा, पास नहीं होने देगा। यहाँ पे फिर हम कहेंगे नो करंट विल फ्लो, इस केस में नो करंट विल फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड लैम्प विल नॉट ग्लो, और ना ही कोई लैम्प यहाँ पे ग्लो करेगा, लैम्प विल नॉट ग्लो। अब इसी क्वेश्चन में एक और केस हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर दें उस केस में क्या होगा। देखो अब आप कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर रहे हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो, ओमेगा तो 0 ही रहेगा और एक्सी हमेशा इनफाइनाइट ही रहेगा। सी को आप इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ओमेगा इज 0, जिसके कारण एक्सी हमेशा इनफाइनाइट ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर रहे हैं उस केस में भी एक्सी इनफाइनाइट ही रहेगा एंड नो करंट विल फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड इन दिस केस ऑल्सो लैम्प विल नॉट ग्लो, इस केस में भी लैम्प ग्लो नहीं करेगा, लैम्प विल नॉट ग्लो। क्लियर, ये था डीसी करंट के केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में। जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पे पास करवाएंगे उस केस में क्या होगा। अब ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ओमेगा हाई होती है, ठीक है। हमें पता है ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, ओमेगा हाई होती है। एक्सी यहाँ पे क्या होगी, एक्सी इज 1/ओमेगा-c। जब ओमेगा की वैल्यू लार्ज है तो एक्सी क्या होगी, लेस होगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस केस में क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। सो वी कैन से दैट करंट विल पास थ्रू द कैपेसिटर, कैपेसिटर में से करंट पास करेगा, ठीक है। एंड लैम्प विल ग्लो, लैम्प विल ग्लो इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर सेकेंड केस को डिस्कस करते हैं, जब कैपेसिटेंस को हम रिड्यूस कर देंगे, जब कैपेसिटेंस को हम रिड्यूस करेंगे, कैपेसिटेंस को जब हम रिड्यूस करेंगे एक्सी क्या हो जाएगा, इस केस में इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस पहले से ज़्यादा हो गई, जिसका मतलब क्या है, करंट को जो ऑपोजिशन मिल रहा था वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे लेस करंट, इन दिस केस लेस करंट विल पास, less current will pass through the capacitor and lamp will glow, and lamp will glow with less brightness, with less brightness। अब उसकी ब्राइटनेस पहले से लेस हो जाएगी क्योंकि उसे करंट लेस अमाउंट में मिल रहा है, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल 7.4 इज ए 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें गिवन है 15 माइक्रोफैरेड, दैट इज 15 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट। VRMS रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हमें गिवन है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 50 हर्ट्ज। फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। एंड करंट, करंट कौन कौन से, रूट मीन स्क्वायर एंड पीक इन दी सर्किट, सर्किट में दोनों करंट्स की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, रूट मीन स्क्वायर एंड पीक। पीक करंट को हम I नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपन्स टू दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर हम ये सेकेंड पार्ट जो हमें ये वाला गिवन है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम IRMS को फाइंड करते हैं एंड I नोट को फाइंड करते हैं। देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें फाइंड करना है XC, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/ओमेगा-c।
ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई म्यू, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 पाई म्यू सी। वैल्यूज पुट करते हैं, इट बिकम्स 1/2 इंटू पाई क्या होगा 3.14, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज इंटू कैपेसिटेंस इज 15 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, इट इज 15 माइक्रो फैरेड। सिंपल हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 10⁻⁻6 ऊपर जाके 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा 4710, सोल्व करेंगे ये बन जाएगा 212.3 ओम, which we can say it is equal to 212 ohm, 212 ohm, ठीक है। This is the value of capacitive reactance XC. Now to find IRMS. IRMS किसके इक्वल होगा, it is equal to ERMS upon XC. कैपेसिटर के केस में R की जगह हम क्या लिखेंगे, XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ERMS हमें क्वेश्चन में गिवन है 220 वोल्ट अपॉन XC। XC अभी हमने फाइंड किया है 212 ओम। 2 के टेबल पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 110, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 106। फर्दर इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 55 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 53 आ जाएगा। 55 अपॉन 53 डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 1.04 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर करंट, 1.04 एम्पियर। नाउ वी हैव टू फाइंड I नोट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। I नोट इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रूट मीन स्क्वायर करंट। √2 किसके इक्वल होता है 1.414 इंटू IRMS, इट इज 1.04 एम्पियर। अभी हमने फाइंड किया इसकी वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म्स को तो हमारे पास I नोट पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या आ जाएगी 1.47 एम्पियर। दिस इज द पीक वैल्यू I नोट ऑफ द गिवन कैपेसिटिव सर्किट। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, अगर हम ओमेगा को यहाँ पे डबल कर दें, ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/ωc। जब ओमेगा को आप डबल कर रहे हो, देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लेट कर लो x' हो गई, ओमेगा क्या हो गया 2 ओमेगा। ओमेगा को हमने डबल कर दिया ना, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पहले से क्या हो गई हाफ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस गेट हाफ, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो गई हाफ हो गई। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो गई तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट बिकम्स, देखो IRMS रूट मीन स्क्वायर करंट किसके इक्वल है ERMS अपॉन XC। जब XC हाफ हो रही है, XC की वैल्यू हाफ हो रही है तो करंट क्या हो जाएगा, करंट गेट्स डबल्ड। करंट क्या हो जाएगा इस केस में डबल हो जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल 7.5 इज ए लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर। यहाँ ये हमें इंडक्टर गिवन है whose inductance is L and a light bulb are connected to an AC source through a key as shown. Switch is closed and after some times an iron rod is inserted into the interior of the inductor. हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं और कुछ टाइम बाद हम एक आयरन रोड को इंडक्टर के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। द ग्लो ऑफ द लाइट बल्ब इंक्रीजेस डिक्रीजेस इज अनचेंज्ड as the iron rod is inserted. give your answer with reason. देखो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं, वो देखते हैं आयरन क्या है एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उन्हें ये लगता है कि जैसे ही हम रोड को इंडक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है, करंट क्या होगा इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा विद हायर ब्राइटनेस। बट ऐसा कुछ नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को लेके चलना है यहाँ पे। देखो अब क्वेश्चन क्या है, जब हम आयरन रोड को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ध्यान से समझो, जब हम आयरन रोड को इंडक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड
inside the coil, magnetic field inside coil of inductor gets increased. Magnetic field inside coil of inductor gets increased. जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, इंडक्टेंस L ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड. L की वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. जब L इंक्रीज करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL किसके इक्वल होता है, इट इज ओमेगा L. जब L इंक्रीज कर रहा है तो XL भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ठीक है, XL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, मतलब करंट इस केस में क्या होगा, करंट विल गेट डिक्रीज्ड, करंट लेस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, जिसका मतलब क्या है, करंट इस केस में डिक्रीज होगा. करंट डिक्रीज होगा मतलब जो इलेक्ट्रिक बल्ब है हमारा, देखो ये इंडक्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. जितना करंट यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस होगा उतना ही करंट इलेक्ट्रिक बल्ब के अक्रॉस भी हमें मिलेगा, because both are connected in series combination. So we can say that current will pass through this electric bulb in less amount. करंट लेस हो गया, जिसके कारण इस इलेक्ट्रिक बल्ब की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, द ग्लो ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इन दिस केस गेट्स डिक्रीज्ड. कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, बी पार्ट. ठीक है, डिक्रीजेस. क्लियर. एग्जाम्पल 7.6 इज अ रेजिस्टर ऑफ 200 ohm and a capacitor of 15 microfarad are connected in series. देखो हम क्या कर रहे हैं, एक रेजिस्टर ले रहे हैं विच इज ऑफ 200 ohm like this, it is of 200 ohm and a capacitor which is of 15 microfarad, it is of 15 microfarad are connected in series to a 220 volt 50 hertz AC source. फिर हम इन दोनों को ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं विच इज ऑफ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज. कैलकुलेट करंट इन दी सर्किट. अब हमें क्या करना है, इस सर्किट में करंट को फाइंड करना है. देखो पहले हम अगर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल और करंट, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं. ठीक है, यहाँ पे लेट कर लो करंट हम क्या ले रहे हैं, आई नोट VR, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस को इसी तरह से इसी डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि दोनों में फेज क्या है, जीरो है. कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय π/2. ठीक है, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय π/2. तो यहाँ पे देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा करंट है आई नोट और ये पोटेंशियल को लीड कर रहा है कितने फेज से, बाय π/2. ये सब हम थ्योरी वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, आप वहां भी देख सकते हो. अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट करंट इन दी सर्किट. सर्किट में हमें करंट को फाइंड करना है. ठीक है, ए पार्ट सोल्व करते हैं पहले. अब क्वेश्चन में हमें ERMS, देखो रूट मीन स्क्वायर, वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी गिवन है, 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, 50 हर्ट्ज. करंट किसके इक्वल होगा, देखो करंट IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन जेड होगा. ठीक है, जेड क्या होगा, इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट. जेड किसके इक्वल होगा यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ R² प्लस XC². अगर हम यहाँ पे फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, देखो यहाँ पे हमारे पास करंट है आई नोट की डायरेक्शन में हमारे पास VR होगा, VC हमारे पास इस डायरेक्शन में है. ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड बाय π/2. अगर हम यहाँ पे इम्पीडेंस के टर्म्स में फेजर डायग्राम को ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, R होगा और यहाँ पे हमारे पास XC होगा. ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, जेड. जेड किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ R² प्लस XC². जेड को फाइंड करने के लिए पहले हमें XC को फाइंड करना पड़ेगा.
XC यहाँ पे क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC किसके इक्वल होगा, 1/ωc, इट इज इक्वल टू 1/2πμc। वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2π, पाई 3.14 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन है 50 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस C is 15 माइक्रोफैरेड, इट बिकम्स 15 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इट बिकम्स 10⁻6 अपॉन 4710 विच इज इक्वल टू 212.3 ओम, और अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू 212 ओम। दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। अब हमें क्या फाइंड करना है, इम्पीडेंस को फाइंड करना है, Z को। तो Z को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC²। R हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, इट इज 200 ओम। R कितना गिवन है, 200 ओम। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 200 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस XC का स्क्वायर, इट बिकम्स 212 का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 200 स्क्वायर प्लस 212 स्क्वायर, इट बिकम्स इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस 44944, इट बिकम्स, दोनों टर्म्स को ऐड कर देंगे, √84944 विच इज इक्वल टू 291.5 ओम। इम्पीडेंस के ऐसा यूनिट्स क्या होंगे, ओम होंगे। ठीक है, अब Z हमने फाइंड कर लिया, अब हम IRMS को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, IRMS देखो क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू ERMS बाय Z। ERMS हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 220 वोल्ट अपॉन Z इज 291.5 ओम। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.755 एम्पियर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर करंट, A पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ द B पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट वोल्टेज RMS अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। हमें वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज फाइंड करनी है अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। इसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। B पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पहले हम पोटेंशियल फाइंड करें अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है, किसके इक्वल होगा ये, IRMS इंटू R। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। IRMS अभी हमने फाइंड किया है 0.755 एम्पियर इंटू R, इट इज 200 ओम। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 151 वोल्ट। ठीक है, कितना आ जाएगा, 151 वोल्ट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, VC, इट इज इक्वल टू IRMS इंटू XC। IRMS क्या है, 0.755 इंटू XC, XC इज 212 ओम। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, इट बिकम्स 160.3 वोल्ट। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। फिर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स। अगर हम इन दोनों पोटेंशियल्स का अलजेब्रिक सम कर देते हैं, ठीक है, VR और VC को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा, क्या वो सोर्स वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट से ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा आ रहा है तो क्या रीज़न है, हमें यहाँ पे रीज़न एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखो करके देखते हैं, अलजेब्रिक सम करके देखते हैं VR और VC का। VR प्लस VC बिकम्स 151 प्लस 160.3 वोल्ट विच बिकम्स इक्वल टू 311.3 वोल्ट। 311.3 वोल्ट इज ग्रेटर देन 220 वोल्ट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज टू वोल्टेज इज ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे इसका मतलब कुछ ना कुछ हमने मिस्टेक की है। देखो अब VR की अगर डायरेक्शन की बात करें तो VR की डायरेक्शन ये है, VC की डायरेक्शन की बात करें तो VC की डायरेक्शन ये है।
वी आर यहाँ पे फेज 0 है और यहाँ पे कैपेसिटर के केस में फेज 90 है, π/2 है। हम सिंपली इन दोनों को यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, हम सिंपली इन दोनों का अलजेब्रिक सम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस सेम नहीं है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो हम सिंपली ऐड कर सकते थे, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज है ना ये। अब इन दोनों में कितना एंगल है, π/2 का एंगल है, तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम सिंपली इन दोनों को अलजेब्रिकली ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर टोटल वोल्टेज को कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल वोल्टेज इन दिस केस इज इक्वल टू √VR² प्लस VC²। VR² क्या हो जाएगा हमारा, VR हमारे पास है 151 का स्क्वायर, VC क्या हो जाएगा हमारे पास 160.3 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 220 वोल्ट, ठीक है। नाउ इन दिस केस वी कैन से दैट टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज। क्लियर? Example 7.7 is 4 circuits used for transporting electric power a low power factor। पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, cos phi। पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, cos phi। implies large power loss in transmission। explain। देखो क्वेश्चन क्या है कि जब हम कोई ऐसा सर्किट यूज कर रहे हैं विच इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, उस केस में लो पावर फैक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्ज पावर लॉस। वाई? पावर का अगर फॉर्मूला लिखे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू IRMS इंटू ERMS इंटू cos phi। cos phi यहाँ पे क्या होता है, पावर फैक्टर। यहाँ से IRMS हमारे पास क्या बनेगा, P/ERMS इंटू cos phi। जब पावर फैक्टर लो है, पावर फैक्टर की वैल्यू लेस है, रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, देखो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास I²R, ठीक है। पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, I²R होता है ना। जब I की वैल्यू लार्ज हो रही है, ऊपर से हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू हो जाएगी, जिसका मतलब क्या है, लो पावर फैक्टर। अगर हम पावर फैक्टर लेस ले रहे हैं तो उस केस में पावर लॉस क्या होगा, लार्ज होगा, इट वुड बी ग्रेटर। क्लियर? B part of the question is power factor can often be improved of appropriate capacitance in circuit। explain। पावर फैक्टर को हम कैपेसिटर की हेल्प से कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, cos phi इज इक्वल टू R/Z वेयर Z इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। अगर हम ले रहे हैं हमारा सर्किट कैसा है, इट इज LR सर्किट, ठीक है, हम कैपेसिटर को कंसीडर नहीं कर रहे, इंडक्टर और रेजिस्टेंस को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस केस में Z किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू √R² प्लस XL² होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चलो हम लिखते हैं विदाउट कैपेसिटर, विदाउट कैपेसिटर, विदाउट कैपेसिटर, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, cos phi इज इक्वल टू R/√R² प्लस XL² होगा, ठीक है। अब विद कैपेसिटर बात करते हैं, विद कैपेसिटर, विद कैपेसिटर cos phi हमारा क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू R/Z। Z इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। अब यहाँ पे Z का फॉर्मूला क्या होगा, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला था विदाउट कैपेसिटर, जिसमें हम रेजिस्टेंस और इंडक्टर को कंसीडर कर रहे थे। दिस इज विद कैपेसिटर, दिस इज RLC कॉम्बिनेशन, सीरीज LCR कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब हमने कैपेसिटर को कंबाइन कर दिया तो ये वाली टर्म, डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। देखो XL में से कोई टर्म माइनस करोगे तो वैल्यू डिक्रीज ही होगी ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विद कैपेसिटर Z क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिसका मतलब cos phi यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। cos phi हमारा क्या है, पावर फैक्टर। इन दिस केस पावर फैक्टर गेट्स इंक्रीज्ड। क्लियर?
जब हम कैपेसिटर ऑफ सूटेबल कैपेसिटेंस C को कनेक्ट करेंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इट गेट्स इंक्रीज्ड। एग्जाम्पल 7.8 इज ए साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट। ई नोट पीक वैल्यू हमें गिवन है, ई नोट इज 283 वोल्ट। देखो अब आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, अभी तक हमें यहाँ पे पीक वैल्यू गिवन नहीं होता था, सिंपल वोल्टेज गिवन होती थी 220 वोल्ट, तो हम उसको क्या मान लेते थे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं होता था। बट इस क्वेश्चन में हमें मेंशन है कि दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इसलिए हम यहाँ पे फिर इसको ई नोट लिखेंगे। ई नोट इज 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज is applied to a series LCR circuit। एक यहाँ पे हम सीरीज LCR सर्किट को कंसीडर करेंगे। ये रेजिस्टेंस है हमारी, दिस इज इंडक्टर एंड दिस इज कैपेसिटर C विच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू एन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स लाइक दिस। रेजिस्टेंस हमें गिवन है, इट इज 3 ओम, रेजिस्टेंस इज 3 ओम। इंडक्टेंस हमें गिवन है 25.48 इंटू 10⁻³ हेनरी, मिली हेनरी है। कैपेसिटेंस C हमें गिवन है 796 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। रेजिस्टेंस के केस में अगर हम बात करें, हम करंट की वाली डायरेक्शन ले रहे हैं। रेजिस्टेंस के केस में द फेज बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट इज 0, इसी डायरेक्शन में हम पोटेंशियल V नोट को लेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज फेज इज 0। इंडक्टर के केस में अगर बात करें, यहाँ पे हमारे पास करंट है I नोट। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है बाय π/2, तो यहाँ पे हमारा फेजर डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम VL लेंगे, यहाँ पे हमारा I नोट होगा, कितने फेज से लीड कर रही है पोटेंशियल यहाँ पे, बाय π/2। कैपेसिटर के केस में अगर बात करें, कैपेसिटर के केस में करंट की डायरेक्शन हम सेम ही लेंगे क्योंकि तीनों सीरीज में है, I नोट। वोल्टेज यहाँ पे अक्रॉस कैपेसिटर लैग्स बिहाइंड करंट बाय π/2, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, VC आएगा। फेजर डायग्राम यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, दिस इज VL, दिस इज V नॉट, या फिर हम इसको यहाँ पे VR भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, VC होगा। यहाँ पे हम VL ले रहे हैं, ठीक है, VL को हम ग्रेटर देन VC कंसीडर कर रहे हैं। VL VR और यहाँ पे हमारा क्या होगा, VC होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस हमें फाइंड करना है। ए पार्ट, इम्पीडेंस को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z किसके इक्वल होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसके लिए हमें R की वैल्यू, XL की वैल्यू और XC की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 ओम। अब बात करते हैं XL की। XL किसके इक्वल होगा, ω/L विच इज फर्दर इक्वल टू 2πμL। It becomes 2 into 3.14 into frequency is 50 hertz into L। L हमें क्या गिवन है, 25.48 into 10⁻³ हेनरी। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे सारी टर्म्स को, तो आंसर आएगा हमारा 8000.72 into 10⁻³ विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 ओम। XL हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इज 8 ओम। नाउ द बी पार्ट नहीं, अब हमें क्या करना है, XC को फाइंड करना है, ठीक है। XC के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/ωc विच बिकम्स इक्वल टू 1/2πμ इंटू C। अगेन वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 इंटू π 3.14, frequency is 50 hertz into capacitance which is 796 into 10⁻⁻6 farad। सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे सारी टर्म्स को, तो हमारे पास XC किसके इक्वल आ जाएगा, 10⁻6 अपॉन 249944। डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 400 ओम, ठीक है। विच वी कैन से दैट
विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4000.896 ओम। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं XC इज इक्वल टू 4 ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस XL किसके इक्वल था, 8 ओम। इम्पीडेंस किसके इक्वल होगा, इट इज रूट ऑफ R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या गिवन है, 3 ओम। इट बिकम्स 3 स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL हमें क्या गिवन है, 8 माइनस XC 4 का होल स्क्वायर। इट बिकम्स 9 प्लस 8 माइनस 4 4, 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 16। 9 प्लस 16 25, 25 का रूट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ओम। ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 5 ओम। दिस इज आंसर ऑफ ए पार्ट। क्लियर, जेड हमारा कितना आ गया, 5 ओम। Now the B part of the question is phase difference between voltage across source and current। देखो फेज डिफरेंस के लिए हमारा फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमारा XL माइनस XC आएगा। देखो XL 8 ओम है, XC 4 ओम है, XL इज ग्रेटर देन XC, तो हम यहाँ पे XL माइनस XC लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, R, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, Z, विच इज मेकिंग एन एंगल 5 विद R। Z के अक्रॉस हमारा नेट पोटेंशियल होगा जिसको हम E नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सब बातें तो आपको क्लियर होंगी। अब हम बात करें cos फाई। cos फाई इस केस में क्या होगा, cos फाई इज R बाई Z, बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, R बाय Z। R हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3 ओम। Z हमने कैलकुलेट कर लिया 5 ओम, तो फाई यहाँ पे क्या आ गया, cos इनवर्स 3 बाय 5, cos इनवर्स 3 बाय 5 विच इज इक्वल टू 53.1 डिग्री। ठीक है, फेज डिफरेंस फाई किसके इक्वल आ गया, 51.3 डिग्री। आप यहाँ तक भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स पेपर में मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको टेबल की बनी है तो आप यहाँ तक लिखोगे। अब यहाँ पे हमें पता है XL इज ग्रेटर देन XC। क्वेश्चन में हमें पता है XL इज ग्रेटर देन XC। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे EMF लीड करेगा करंट को, EMF लीड्स करंट बाय फाई, कितने फेज से, फाई से। ठीक है, और फाई की वैल्यू कितनी है, 53.1 डिग्री। दिस इज द B पार्ट। नाउ द C पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। हमें पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला यहाँ पे, वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो पावर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर RMS इंटू Z cos फाई। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बना, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे। देखो पावर का ये वाला फॉर्मूला तो आपको लर्न है ना, ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ये फॉर्मूला तो लर्न होगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखो IRMS किसके इक्वल होगा, यहाँ पे IRMS किसके इक्वल होता है, ERMS अपॉन Z। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I किसके इक्वल होता है, V बाय R, ERMS बाय Z। करंट की ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। पावर क्या बन जाएगा, सॉरी ERMS की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ERMS देखो यहाँ से क्या बनेगा, ERMS इज इक्वल टू IRMS इंटू Z। ये वाली टर्म यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, ये वाली ERMS की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या बनेगा, P इज इक्वल टू IRMS इंटू Z इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। फ्रॉम दिस पावर बिकम्स I स्क्वायर RMS इंटू Z इंटू कॉस फाई। देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारे पास पावर का। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। IRMS किसके इक्वल होगा, देखो IRMS हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि हमें ये गिवन नहीं है। कॉस फाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कॉस फाई किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है R बाई Z के इक्वल है। ये क्या बन जाएगा, I स्क्वायर RMS इंटू Z इंटू R बाई Z। Z से Z यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, I स्क्वायर RMS इंटू R। अब IRMS किसके इक्वल होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन रूट 2, I नोट बाई रूट 2।
1/√2 इंटू आई नोट। अब आई नोट भी हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, हमें क्वेश्चन में ई नोट गिवन है, तो आई नोट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? आई नोट इज ई नोट बाय जेड, आई इज वी बाय आर, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी? ई नोट बाय जेड। ई नोट हमें गिवन है 283 वोल्ट अपॉन जेड, जेड हमने फाइंड कर लिया था 5 ओम, ठीक है। √2 क्या होता है? 1.414, सिंपल डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आई आर एम एस क्या आ जाएगा? 40 एम्पियर, इट बिकम्स 40 एम्पियर। फिर यहाँ पे करंट की वैल्यू को पुट कर देंगे, पावर यहाँ पे क्या आएगा? आई स्क्वायर आर एम एस, मतलब 40 इंटू 40 इंटू रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर हमें कितनी गिवन है? 3 ओम, इट बिकम्स 4800 volt. This is the answer of C part. Power dissipated in the circuit 4800 watt. Now the D part is power factor. देखो पावर फैक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पावर फैक्टर को हम cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये बात तो पता है ना। अब cos फाई देखो हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, cos फाई किसके इक्वल आ रहा है? 3/5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू 3/5 विच इज इक्वल टू 0.6, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.6। क्लियर? Example 7.9 is suppose the frequency of source in previous example can be varied. What is frequency of source at which resonance occurs? देखो हमें वो वाली फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है at which resonance occurs. प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें ये वाली सारी टर्म्स गिवन थी, मैंने लिख ली, ठीक है। रेजिस्टेंस 3 ओम था, इंडक्टेंस 25.48 मिली हेनरी थी, कैपेसिटेंस 796 माइक्रोफैरेड थी, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज थी 283 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी 50 हर्ट्ज। ये सारी टर्म्स हमें प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या करना है? रेजोनेंस की बात करनी है, ठीक है। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है? रेजोनेंस पे VL इज इक्वल टू VC, वी कैन से दैट XL इज इक्वल टू XC। XL क्या होता है? ओमेगा L, XC क्या होता है? 1/ωc। फ्रॉम दिस ओमेगा बिकम्स इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा? 1/√LC। फ्रीक्वेंसी ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2π म्यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी? 1/2π√LC। वैल्यूज पुट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी बिकम्स 1/2 इंटू 3.14 इंटू रूट ऑफ L, L हमें गिवन है 25.48 इंटू 10⁻³ इंटू कैपेसिटेंस गिवन है 796 इंटू 10⁻⁻6। इट बिकम्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स 35.4 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 35.4 हर्ट्ज। Next B part, calculate impedance, current and power dissipated at resonant condition. Impedance को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सीरीज LCR सर्किट के केस में, रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस किसके इक्वल होता है? R के इक्वल होता है। देखो यहाँ पे हम क्या लेते हैं? XL, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? XC, और यहाँ पे हमारे पास R होता है। रेजोनेंस में XL बिकम्स इक्वल टू XC, तो इम्पीडेंस किसके इक्वल आता है? इम्पीडेंस इज इक्वल टू R। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो R ही बचता है हमारे पास, ठीक है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। सो वी कैन से दैट इन दिस केस द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस Z इज सेट टू बी 3 ओम। Z कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? 3 ओम आ जाएगा। फिर हमें क्या फाइंड करना है? करंट। अब करंट की कौन सी वैल्यू को फाइंड करेंगे हम? यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे IRMS किसके इक्वल होगा? ERMS बाय जेड। ERMS किसके इक्वल होता है? इट इज E0/√2। E0 हमें गिवन है 283 वोल्ट अपॉन √2, 1.414। वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। IRMS क्या आ जाएगा? 283 अपॉन 1.414 इंटू जेड कितना है हमारे पास? 3 ओम। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, IRMS हमारे पास आ जाएगा
66.7 एम्पियर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर करंट हमारा कितना आ जाएगा 66.7 एम्पियर। फिर इसी पार्ट में बी पार्ट में हमें फाइंड करना है द पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंट कंडीशन। पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंट कंडीशन, क्या फॉर्मूला होगा पावर का, P इज आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर, आई आर एम एस क्या हो जाएगा 66.7 का स्क्वायर इंटू 3 which becomes equal to 13.35 into 10 raised to power 3 watt, or we can say it is 13.35 kilowatt. This is the answer of power dissipated in circuit at resonant condition. Clear? सिंपल फॉर्मूला बस हमें अप्लाई करना है। अगर आपको एक बार थ्योरी से बेस क्लियर हो गया है तो आप ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली कर लोगे। Example 7.10 is at an airport a person is made to walk through the doorway of a metal detector for security reasons. If he or she is carrying anything made of metal, the metal detector emits a sound. On what principle does this detector work? देखो क्वेश्चन क्या है, एयरपोर्ट पे आपने देखा भी होगा जब पर्सन डोर में से पास करते हैं तो वहाँ पे एक मेटल डिटेक्टर लगा होता है सिक्योरिटी पर्पस से। अगर उस पर्सन के पास मेटल की कोई भी थिंग होगी तो वो मेटल डिटेक्टर एक साउंड को एमिट करता है। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये मेटल डिटेक्टर कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, यूजिंग ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। देखो अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारा डोर होता है, ठीक है, मेटल डिटेक्टर होता है, उसके अंदर एक इंडक्टर लगा होता है लाइक दिस विच इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स लाइक दिस। अब क्या होता है, जब कोई भी पर्सन जिसके पास मेटल की कोई भी थिंग है वो इस डोर में से पास करता है, ठीक है, लेट कर लो यहाँ पे कोई भी मेटल थिंग हम पर्सन के पास कंसीडर कर रहे हैं, जब पर्सन इस डोर में से पास करेगा तो इम्पीडेंस क्या होगी, यहाँ पे चेंज होगी। इम्पीडेंस जब चेंज होगी तो हम कह सकते हैं यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, देखो जब पर्सन यहाँ से पास करेगा और पर्सन के पास क्या है, कोई भी मेटल की थिंग है, तो हम क्या कहेंगे, इंडक्टेंस यहाँ पे चेंज होगी। इंडक्टेंस चेंज होगी तो एक्सएल चेंज होगा। देखो एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल के इक्वल होता है। एल चेंज हो रहा है मतलब एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज हो रही है, एक्सएल चेंज होगा तो इम्पीडेंस जेड भी चेंज होगा। ठीक है, जब जेड चेंज होगा करंट चेंज करेगा। ठीक है, जब करंट वेरी करेगा, करंट चेंज होगा तो हम क्या कहेंगे, सर्किट क्या होगा, ट्यून्ड हो जाएगा और हमें एक साउंड सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ पे एक साउंड हमें सुनाई देगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, मेटल डिटेक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रेजोनेंस इन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। व्हेन अ पर्सन वॉक थ्रू अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, बेसिकली वो कहाँ से पास कर रहा है, एक मेटल डिटेक्टर में से पास कर रहा है। मेटल डिटेक्टर बेसिकली क्या है, एक कॉइल है जिसमें बहुत सारी टर्न्स हैं। ठीक है, द कॉइल कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर गेट्स ट्यून्ड। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या हो जाएगी, कॉइल गेट्स ट्यून टू अ कैपेसिटर सो दैट द सर्किट इज इन रेजोनेंस। सर्किट रेजोनेंस में होगा जिसके कारण फिर हम कह सकते हैं कि एल की वैल्यू चेंज होगी, जेड चेंज होगा, फाइनली द करंट चेंज होगा और हमें एक साउंड सुनाई देगा। क्लियर? Example 7.11 is show that in the free oscillations of an LC circuit, the sum of energy stored in capacitor and inductor is constant in time. अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इस तरह का एक कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर है विच इज कनेक्टेड टू इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल लाइक दिस। ये कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी। लेट कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, क्यू नोट। जब टाइम 0 है तो कैपेसिटर पे हम कितना चार्ज ले रहे हैं, क्यू नोट। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज कॉन्स्टेंट इन टाइम। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय यू ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर।
एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होगी, मैग्नेटिक एनर्जी होगी, उसको हम यू बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। कांस्टेंट का मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, दे आर टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यू ई और यू बी दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा और फिर हम उन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। यू ई क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यू बी क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखो, एट एनी टाइम टी चार्ज Q ऑन कैपेसिटर, चार्ज Q ऑन कैपेसिटर। देखो क्या इक्वेशन बनेगी, Q इज Q नॉट कॉस ओमेगा टी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। करंट के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। करंट I बिकम्स इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्यू नॉट कॉन्स्टेंट टर्म है, इसे डिफरेंशिएशन से बाहर लिखेंगे। डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी इट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू एंगल का दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा। ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। करंट हमारे पास क्या आ गया, माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या लिख रहे हैं, एट एनी टाइम टी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर किसके इक्वल होगी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर के केस में, इट इज हाफ सी वी स्क्वायर, इट इज हाफ सी वी स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। Q किसके इक्वल होता है, CV के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे C से मल्टीप्लाई कर दो, C से डिवाइड कर दो, C स्क्वायर V स्क्वायर क्या बन गया, Q स्क्वायर बाय 2c। Q हमें क्या गिवन है, Q नॉट कॉस ओमेगा टी, तो क्या बन जाएगा, Q नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाय 2c। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होगा। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि हमें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना था, तो मैम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व कर सकती थी। यू ई क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू क्या है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। बट फिर हमने ये आई को यहाँ पे क्यों फाइंड किया, देखो आई यहाँ पे यूज होगा। अब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होती है, यू बी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। आई अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या बन जाएगा ये, क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर। अब ओमेगा क्या होता है, 1/√LC, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 1/LC। यहाँ पे पुट कर देते हैं, यू बी किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ इंटू एल क्यू नॉट स्क्वायर इंटू 1/LC इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एल से एल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या आ रहा है, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एनर्जीज को ऐड कर देंगे, ठीक है। यू ई प्लस यू पी इट बिकम्स इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू 1. So we can say that this term becomes equal to 1.
UE प्लस UB बिकम्स इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर बाय 2C। क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रही है? देखो यहाँ कहीं भी टाइम की वैल्यू, टी की वैल्यू नहीं है, ठीक है। सो वी कैन से दैट द सम ऑफ एनर्जीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दैट इज इट इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। क्यू नॉट स्क्वायर, क्यू नॉट क्या है? चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर when t 0, जब टाइम 0 है, it is a constant term. C capacitance, it is also a constant term. So we can say that the sum of energies is a constant term. Clear? So this is all about the NCERT examples. Next video में हम NCERT exercise को solve करेंगे. Thank you so much.